हेलो एवरीवन, दिस इज YPSR हियर। तो जैसा कि आप देख रहे हो, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक विच इज नोन एज हेलिंगम डायग्राम। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। बेसिकली अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से क्या, केमिस्ट्री के हिसाब से भी, कि द हेलिंगम डायग्राम इज वन बैकबोन ऑफ द केमिस्ट्री। वाई बैकबोन ऑफ द केमिस्ट्री? केमिस्ट्री में क्या होता है ना, वी डिस्कस अबाउट द केमिकल रिएक्शंस। कोई रिएक्शन हो रही है तो प्रोडक्ट बन रहा है। अब उन प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी के बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेबिलिटी एक नया टर्म है। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? बेसिकली केमिस्ट्री की भाषा में, इन टर्म्स ऑफ द केमिस्ट्री लैंग्वेज, स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि कोई कंपाउंड है आपका, अगर उस कंपाउंड की एनर्जी मिनिमम है तो वो स्टेबल है। मतलब कहने का ये है कि अगर किसी कंपाउंड की एनर्जी मिनिमम है तो वो स्टेबल माना जाएगा। ठीक है, अच्छी बात। एक लाइव एग्जांपल से सोच लेते हैं, कि प्रैक्टिकल एग्जांपल से, कि लाइफ में क्या होता है ना, कि सिंस यू ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर द जेई एग्जामिनेशन, तो आप बड़ी मेहनत कर रहे हो 2 साल से लगातार, तो आपकी एनर्जी ना बहुत ज़्यादा हाई है। यू ऑल आर वेरी एंथुसियास्टिक, यू ऑल आर प्रिपेयरिंग वेरी हार्ड। तो इस 2 इयर्स के फेज के बाद जब आपको IIT या आपके प्रीमियम कॉलेज में एंट्री मिल जाएगी, तो यू ऑल आर गोइंग टू बी वेरी स्टेबल। आपकी जो पहले एक्साइटेड स्टेट थी, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई थी, वो आपकी थोड़ी सी कम हो जाएगी, आप थोड़े पीसफुल एनवायरनमेंट में आ जाओगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? स्टेबिलिटी का मतलब मिनिमम एनर्जी। लेकिन क्या होता है ना, केमिस्ट्री के अंदर एनर्जी भी बड़ी तरीके की होती है। तो हम यहाँ पर किस एनर्जी की बात कर रहे हैं? स्टेबिलिटी के लिए कौन सी एनर्जी? अब स्टेबिलिटी के लिए एक ही एनर्जी है, जिसका नाम है गिब्स फ्री एनर्जी। क्या नाम है उसका? गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, जिसको हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली चेंज से रिप्रेजेंट करी जाती है, क्योंकि हम रेफरेंस लेकर करते हैं। मैंने आपसे कहा स्टेबिलिटी का मतलब होना चाहिए मिनिमम एनर्जी। कौन सी एनर्जी? गिब्स फ्री एनर्जी। अब अगर किसी कंपाउंड को स्टेबल होना है तो उसकी गिब्स फ्री एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। आगे समझ में? यार एक चीज़ और, कि जब स्टेबिलिटी की बात हो ना, तो स्टेबिलिटी हमेशा आपकी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। मतलब क्या है कि आपने टेम्परेचर बढ़ाया, व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर सब्सटेंशियली, तो क्या होता है कि जो बॉन्ड्स होते हैं ना, वो ब्रेक होना स्टार्ट कर देते हैं। ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स विल टेक प्लेस। इसका मतलब जो कंपाउंड आपका किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर स्टेबल था, मैंने टेम्परेचर रेस किया, मैंने टेम्परेचर एलिवेट किया, तो वो बॉन्ड ब्रेकिंग होने लगी। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद वो कंपाउंड स्टेबल नहीं था। मैंने एलिवेट कर दिया टेम्परेचर, तो वो कंपाउंड स्टेबल नहीं था। इसका मतलब ये समझ आया कि स्टेबिलिटी होने के लिए आपकी गिब्स फ्री एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, और इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। यू नीड टू गेट दैट पर्टिकुलर थिंग इन योर माइंड। ठीक है, मैंने यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात क्यों की? वाई आई डिस्कस अबाउट द स्टेबिलिटी? बिकॉज एलिंगम डायग्राम का मेन मोटिव, मेन मकसद ही यही है कि स्टेबिलिटी के बारे में बताया आपको। बेसिकली दैट पर्टिकुलर डायग्राम इज अ प्लॉट। प्लॉट किसके बीच में? प्लॉट बेसिकली इट इज अ प्लॉट बिटवीन द चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी एंड टेम्परेचर। इसका मतलब मैंने कहा आपसे, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी एंड टेम्परेचर। ठीक है, कुछ मिसिंग है यहाँ पर। टेम्परेचर किसमें होना चाहिए? इट इज इन डिग्री सेल्सियस। और मैंने चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी की आपसे बात करी। यार हम ना चीज़ों को जनरलाइज करना चाहते हैं। इसका मतलब हम चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करना चाहते हैं, स्टैंडर्ड होना चाहिए कि यार ये रेफरेंस है, मैं इसके बेसिस पे अपनी आगे की चीज़ों को कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या किया? नॉट लगा। नॉट का मतलब क्या होता है? इट इज स्टैंडर्ड। क्लियर? इट इज स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, and this particular thing is temperature, which is in degree Celsius. So Ellingham diagram is a plot between the change in Gibbs free energy and temperature. समझ आ रही है?
मतलब ये चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी का मतलब क्या हुआ, ये आपको बता रहा है स्टेबिलिटी के बारे में। अगर चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी आपकी मिनिमम होगी तो स्टेबल होगा, समझ रहे हो? अगर ये प्लॉट आपको स्टेबिलिटी के बारे में बता रहा है, तो स्टेबिलिटी किस चीज की भाई? केमिस्ट्री के अंदर वी ऑल आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस आपके क्या क्या बनेंगे? या तो आपके ऑक्साइड्स बनेंगे, या तो आपके सल्फाइड्स बनेंगे, या तो आपके हैलाइड्स बनेंगे। यही ना, ये तीन चीजें तो बनेंगी, और भी चीजें बनेंगी, लेकिन प्रीडोमिनेंटली यही चीज बनेगी आपकी, ठीक है? तो बेसिकली एलिंगम डायग्राम आपको बताता है स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स। देखिए, जब आप व्हेन यू गो इन योर हायर क्लासेस ना, तो आपको पता चलेगा ये कर्व सल्फाइड्स की स्टेबिलिटी के बारे में भी बताएगा, लेकिन फॉर अभी के लिए आपके सिलेबस में सिर्फ ऑक्साइड्स की ही बात करेंगे, ठीक है? समझ आना? इसका मतलब ये हुआ कि एलिंगम डायग्राम हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट ऑक्साइड्स, स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट ऑक्साइड्स। तो मैं जनरल आइडिया दे रहा हूँ, ये बेसिकली वो एग्जैक्ट प्लॉट नहीं है, सिर्फ एक रफ आइडिया देता हूँ। कुछ इस तरीके का प्लॉट होता है, ठीक है? प्लॉट होता है इस तरीके का, ये आपकी एक मेटल है, ये आपकी ऑक्सीजन है, तो ये आपको NO बना के देगी, ठीक है? तो NO बना के देगी। एक दूसरी है M2, ये प्लस ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, तो ये 2NO देती है। सिमिलरली M3 प्लस O2 will gives you 2 and 3, okay? इसका मतलब सबसे पहली चीज मेरी एक बात क्लियर हो गई कि एलिंगम डायग्राम आपको बताता है स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स के बारे में। इट हेल्प यू टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स, समझा? स्टेबिलिटी के बारे में बताया। दूसरी चीज, और किसकी स्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स, ठीक। अब ये जो कर्व मैंने बनाया, व्हाई द कर्व इज स्ट्रेट लाइन? ये कर्व स्ट्रेट लाइन क्यों होता है? एक बड़ी प्यारी सी इक्वेशन है, आपने पढ़ी होगी, डेल्टा G नॉट इक्वल टू डेल्टा H नॉट माइनस T डेल्टा S नॉट, ठीक है? बड़ी प्यारी सी। बेसिकली ये जो प्लॉट है ना, ये इसका प्लॉट है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। जो स्लोप है वो है माइनस ऑफ डेल्टा S नॉट, और जो आपका इंटरसेप्ट है वो है आपका डेल्टा H नॉट। क्लियर? इसका मतलब ये जो प्लॉट है एलिंगम डायग्राम का, वो इस इक्वेशन से डेराइव होके आया है, मतलब डेल्टा H डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H नॉट माइनस T डेल्टा S नॉट, स्टैंडर्ड बाय स्टैंडर्ड। क्लियर है? ठीक है। अब ये जो लाइन स्ट्रेट लाइन क्यों है? व्हाई ऑल दीज आर इन स्ट्रेट लाइंस? यार एक बात समझ आई, इंटरसेप्ट बता रहा है डेल्टा H नॉट, चेंज इन एंथैल्पी, ये भी इसका मतलब ये पर्टिकुलर चीज इज द चेंज इन एंथैल्पी ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्शन। अब इनका स्लोप है ना, कुछ स्लोप तो होगा कुछ, तो वो स्लोप का मैग्नीट्यूड डिसाइड करेगा ये कितना टिल्ट करेंगी। भाई कोई भी आपने इक्वेशन ड्रॉ करी, y इक्वल टू x प्लस t, सबको पता है ऐसे जाती है। भाई अगर स्लोप जो होगा ना, स्लोप के अकॉर्डिंग टू डेविएशन होगा ना। स्ट्रेट लाइन क्यों हुई? समझ आ गया, डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा S नॉट माइनस T डेल्टा S नॉट, इस वजह से। अब ये ऐसे ही क्यों जा रही है, ऐसे क्यों नहीं जा रही है, वो डिपेंड करता है स्लोप पे। अगर स्लोप पॉजिटिव हुआ, स्लोप नेगेटिव हुआ, ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? स्लोप क्या है मेरे पास? माइनस ऑफ डेल्टा S नॉट, इट इज अ चेंज इन एंट्रोपी। यार एंट्रोपी ना, सब पढ़ा जिसने थर्मोडायनामिक्स पढ़ा उसको पता होगा कि एंट्रोपी का मतलब होता है डिग्री ऑफ रैंडमनेस, और हम लोग लिक्विड और सॉलिड के लिए एंट्रोपी को जनरली 0 मान के चलते हैं, क्योंकि वो रैंडम मोशन नहीं शो करते, सॉलिड होता है। और आपका जनरली जो चेंज इन एंट्रोपी है ना, इट इज प्राइमरीली डिपेंडेंट अपॉन द गैसियस मॉलिक्यूल, इट इज प्राइमरीली डिपेंडेंट अपॉन गैसियस मॉलिक्यूल। समझ आ गया? तो अपने को अभी तक क्या आया समझ में?
अपने को समझ आया कि जो एलिंगम डायग्राम होता है इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट ऑक्साइड्स। ठीक है, अब ना एक चीज और बता दो, मैंने बताया था एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए, तो जो यहाँ से आपकी जो स्टार्टिंग होती है ना वो जीरो से होती है, जीरो, फिर आप जाते हो माइनस में। अब कैसे जाओगे, देखो -100, -200, -300, -400, -500 एंड गो ऑन सो ऑन, तो -900 मान लेते हो। समझ आया? इसका मतलब क्या हुआ, मैंने बोला जिसकी एनर्जी मिनिमम उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, इसकी एनर्जी मिनिमम उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि M1 M2 M3 सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, जो स्टेबल जिसकी एनर्जी क्या वो ज्यादा स्टेबल। इसका मतलब M1 की ऑक्साइड MO इट इज मोर स्टेबल, फिर M2O की स्टेबिलिटी ज्यादा, फिर M3O। इसका मतलब मैं अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपसे पूछूं कि आउट ऑफ ऑल 3 ऑक्साइड व्हिच वन इज स्टेबल, M1O is stable, then M2O is stable, then M3O is stable। समझ आया? इसका मतलब ये हुआ कि एलिंगम डायग्राम के कर्व में जो लाइन नीचे लाई करेगी, इन द एलिंगम डायग्राम जो लाइन नीचे लाई करेगी वो ज्यादा स्टेबल होगी। क्यों ज्यादा स्टेबल होगी? क्योंकि उसकी गिब्स फ्री चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज मिनिमम। बात क्लियर है? मैंने स्टार्टिंग में कहा था। अब मैंने ये भी कहा था द स्टेबिलिटी विल डिपेंड अपॉन द टेंपरेचर एज वेल। जब आप कर्व देखोगे एलिंगम डायग्राम का एक्यूरेट कर्व देखोगे तो वहां पे कुछ इंटरसेक्शन पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, अब मैं उनको डिस्कस आगे करूंगा, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं कि इट विल डिपेंड अपॉन द टेंपरेचर आफ्टर सर्टेन टेंपरेचर रेंज, आफ्टर सर्टेन टेंपरेचर रेंज कोई ऑक्साइड ये हो सकता है ये ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल हो जाए। वो चीज मैं आगे डिस्कस करूंगा। अभी के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी कम होगी आपकी तो वो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, एंड द स्टेबिलिटी विल डिपेंड अपॉन द टेंपरेचर एज वेल। ओके, आगे बढ़ते हैं, इतना क्लियर हो? अब दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट मैंने आपसे कहा कि स्टेबिलिटी के बारे में जिक्र करता है, आपसे किसकी स्टेबिलिटी के बारे में जिक्र करता है, आपसे ऑक्साइड की स्टेबिलिटी के बारे में आपको बताता है। बड़ी प्यारी बात है। दूसरा जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एलिंगम डायग्राम आपको बताता है रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में, व्हिच इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। आपने जब मेटलर्जी पढ़ी होगी ना, मेटलर्जी चैप्टर पढ़ा होगा, तो वहां पर बताया जाता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन वो बोलते हैं आपसे किस टेम्परेचर पर, बताते हैं ना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड इज कंसीडर्ड टू बी एज द बेटर रिड्यूसिंग एजेंट एट टेम्परेचर अराउंड 750 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो उससे ये बात क्लियर हो जाती है कि स्टेबिलिटी विल डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर एंड अपॉन द चेंज इन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, अब ना जब आप इवेंचुअली आगे बढ़ोगे ना तो आपको दिखेगा कि एलिंगम डायग्राम में सारे कर्व ऐसे नहीं होते, कुछ कर्व ऐसे भी होते हैं, कुछ कर्व ऐसे भी होते हैं, कुछ कर्व ऐसे भी होते हैं। होप यू ऑल, कुछ कर्व ऐसे तो कुछ कर्व ऐसे भी होते हैं। ये जो कर्व है ना ये बिल्कुल सीधे गया, मैं बता रहा हूँ उसको, C+O2 will gives you CO2, this is solid। और ये आपका दूसरी चीज ये वाला कर्व बताते हैं, C+O2 will gives you 2CO। और ना दूसरी चीज और देखते हैं, ये वाला मैं मानता हूँ उसको एक ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड, इसको मैं एनोड। ठीक यार, एक बात आप देख रहे हो, गौर कर रहे हो, मैं जब एलिंगम डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ ना तो मैं आपको एजम्पशंस नहीं बता रहा स्टार्टिंग में, क्योंकि होता क्या है ना, स्टार्टिंग में मैं एजम्पशन बता दूँ लिख दूँ भूल जाते हैं। मैं यहाँ पर हमेशा O2 को 1 मोल ले रहा हूँ, हमेशा मैं O2 को 1 मोल ही ले रहा हूँ। इसका मतलब
एलिंगम डायग्राम ड्रॉ करते समय ये assumption माना गया है कि भाई एक ही मोल लिया जाएगा, you need to take 1 mole of oxygen। और एक और assumption माना गया है क्या, कि जब भी कोई मेटल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से और उसकी जो मेटल ऑक्साइड बनेगी इट शुड बी सॉलिड, वो सॉलिड ही होगी। दिस इज द assumption। ओके, अब बात करते हैं आगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि देखो ऑक्सीजन तो गैसियस ही होगी ना, ये तो सबको ही पता है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज इन गैसियस फेज, ये भी गैसियस फेज में होता है। कार्बन इज इन सॉलिड फेज, इट इज इन सॉलिड फेज। ये वाली जो लाइन है वो ऐसे क्यों जा रही है, मैंने सिंस आपको पहले भी बताया था कि मैंने आपसे पूछा कि ये जो कर्व है मतलब स्लोप, सारी लाइंस ऐसे क्यों है। मैंने बताया चेंज इन एंट्रोपी पर डिपेंड करता है, मतलब स्लोप पे डिपेंड करता है। और इसका स्लोप आपको पता है डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस नॉट। ठीक है, this is delta S naught minus this is basically a slope y equal to mx plus c। ये स्लोप है, क्लियर हो गया, ये स्लोप है। m is equals to minus delta S naught। ठीक है, समझ आ गया, स्लोप है ये। अब देखो ये जो है ना यहाँ पर, और जो मैंने बताया चेंज इन एंट्रोपी किस पे डिपेंड करता है, इट इज प्राइमरीली डिपेंडेंट अपॉन द गैसियस मॉलिक्यूल। और यहाँ पे क्या है, एक गैसियस मॉलिक्यूल है, मतलब चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ये तो करो, प्रोडक्ट में कितने गैसियस मॉलिक्यूल है, एक। यहाँ पे कितने गैसियस मॉलिक्यूल है, एक। तो चेंज इन एंट्रोपी कितना आया, 0। अब सिंस चेंज इन एंट्रोपी 0 है आपका, तो आपका स्लोप क्या होगा, 0। दैट्स व्हाई इट इज अ स्ट्रेट लाइन। अब ये वाला लाइन, ये वाली चीज ऐसे क्यों जा रही है, व्हाई दिस इज स्लोप इज लाइक दिस, मैं ये भी बता देता हूँ। अब देखो कि 2C इट इज इन सॉलिड प्लस O2 गैसियस 2CO गैसियस। आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें चेंज इन एंट्रोपी निकालेंगे, स्टैंडर्ड चेंज इन एंट्रोपी। कितने गैसियस मॉलिक्यूल हैं प्रोडक्ट में, इट इज 2। और यहाँ पर कितने हैं आपके, एक, which is 1। स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप इज माइनस ऑफ डेल्टा एस नॉट, इट इज नेगेटिव। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग स्लोप इसका नेगेटिव निकल के आया, इस वजह से ये लाइन ऐसी जा रही है। दो पॉइंट बहुत क्लियर हो गए। The Ellingham diagrams help you to understand about the stability of oxides. It help you to determine which is the best reducing agent at any temperature. मतलब reducing agent किस temperature पर, help you to determine the best reducing agent at a particular temperature. ठीक है, अब hope आपको जो मैंने समझाया अच्छे से समझ आया होगा, और बाकी की चीजें बाद में डिस्कस करते हैं। और जाने से पहले एक बात क्लियर कर देते हैं कि बेसिकली क्या होता है ना, when we are discussing any topic तो उसको particular chapter से link नहीं करना चाहिए। We need to understand the diversity of that particular topic, which is that particular topic is very useful in the physical chemistry as well। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।